दुर्योधन के सैनिक पांडवों की ओर बढ़े, तभी अर्जुन बोले, आप लोग रुद्र और श्रुति को लेकर निकलिए, मैं इन्हें देखता हूँ। रुद्र और श्रुति बाकी पांडवों के साथ वहां से निकल गए। इधर देखते ही देखते अर्जुन के बाणों ने उन सैनिकों को ऐसे घेरे में बांध दिया जहां से न वो पांडवों की ओर आ सकते थे और न ही दुर्योधन को ही जाकर बतला सकते थे। वो वहीं बंदी बनकर रह गए। अर्जुन उन्हें वैसी ही हालत में छोड़कर वहां से निकल गए। श्रुति, रुद्र और पांचों पांडव जंगल के अंदर पहुंच चुके थे। सूरज बस ढलने ही वाला था। श्रुति के लिए ये जंगल एकदम नया था और काफी खूबसूरत भी। कितना खूबसूरत जंगल है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, अपने कॉलेज कैंपस की तरह। रुद्र ने श्रुति की बातों में अपनी सहमति जताते हुए कहा। श्रुति ने अजीब नजरों से रुद्र की ओर देखा और कहा, तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाने से कुछ बदलने वाला नहीं है रुद्र। हम भले ही अभी साथ हैं, लेकिन एक बात जान लो, हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हैं, समझे? लेकिन मंजिल तो एक ही है ना। रुद्र ने उसके पास से निकलती हुई श्रुति से कहा। श्रुति बिना कुछ बोले आगे निकल गई। तभी इधर रुद्र का ध्यान एक पेड़ की तरफ गया। उसे वो पेड़ जाना पहचाना लग रहा था। ये तो उसी पेड़ के जैसा दिख रहा है जैसा हमारे कॉलेज वाला पेड़ था। इसका मतलब सब ठीक ही कहते थे कि वो महाभारत काल से ही है। हाँ, यही तो है, इस पेड़ के नीचे तो। देखते ही देखते रुद्र को जैसे कॉलेज का वो दिन याद आ गया, वो जहां उस दिन बैठा था। रुद्र इसी सूखे बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ उस दिन कुछ नोट्स बना रहा था। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। अपने मुंह में रखे पेन को वो अभी निकाल के उन्हें मार्क करने ही वाला था कि किसी ने उसे पीछे से जोर से धक्का दिया और रुद्र चिल्ला पड़ा, अरे कौन पागल है? उसके सारे नोट्स बिखर गए। ये नेहा थी, रुद्र की दोस्त। 21 साल की, वेस्टर्न कपड़ों में, आज बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। रुद्र भड़क गया और कहने लगा, नेहा ये क्या पागलपन है? नेहा ने भी बूढ़ी काकी की तरह कहा, वही जो तुम्हारे अंदर चल रहा है रुद्र। कल फाइनल एग्जाम है, पता है ना तुम्हें? हाँ नेहा पता है, और उसी की तैयारी कर रहा हूँ। सारे नोट्स बिखेर दिए तुमने मेरे। रुद्र ने अपने नोट्स को वापस समेटते हुए कहा, हाँ तो कर लो, बस यही है ना तुम्हारी जिंदगी का ख्वाब, पढ़ के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में अपना नाम बनाना। लेकिन एक बात बताओ, बिना श्रुति के अगर तुमने कुछ अचीव कर भी लिया तो क्या खुश रह पाओगे तुम? नेहा ने जैसे रुद्र की दुखती रग पे हाथ रख दिया था। नेहा ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, शायद कल के बाद वो मिले ही ना तुम्हें। कल कॉलेज का आखिरी दिन है, अपने प्यार का आखिरी दिन मत बनाओ उसे। जाके बोल दो कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। क्या करूं, हिम्मत ही तो नहीं होती उससे ये कहने की। रुद्र के चेहरे के साथ साथ उसकी आवाज में भी उदासी थी। अरे कोशिश तो करो, बोलोगे तब तो उसे पता चलेगा। मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, वो भी तुमसे प्यार करती है, तभी तो उसने आज तक किसी को भी हाँ नहीं कहा। नेहा ने रुद्र के अंदर साहस भरते हुए कहा, और एक बार पूछने में क्या बुराई है? नेहा ने अपनी बातों पे जोर देते हुए कहा। तभी पीछे से एक कोयल सी आवाज गूंजी, क्या पूछना है? किससे पूछना है? एकदम से श्रुति की आवाज सुनकर रुद्र तो सकपका सा गया। पीली कुर्ती, व्हाइट सलवार और माथे पे लाल छोटी बिंदी में श्रुति आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो लाइब्रेरियन से पूछना था कि नेहा ने गुस्सा होकर बीच में ही रुद्र को रोक दिया। अरे क्या झूठ लगा रखा है? सुन श्रुति, पिछले 3 सालों से साइलेंट लवर बने हुए हैं ये साहब तेरे, लेकिन बोलने की हिम्मत ही नहीं है इनमें। नेहा का इतना कहना था कि रुद्र अपने एक दोस्त को बुलाता हुआ फटाफट निकलने की तैयारी करने लगा। अरे वेंडी, ओए वेंडी! वो तेजी से हॉस्टल की तरफ निकल गया। इधर नेहा उसे आवाज दे रही थी, अरे रुद्र सुन तो, अरे रुको! रुद्र की चाल और तेज हो गई। उसे इस तरह भागते हुए देखकर श्रुति को हंसी आ गई। उसकी खिलखिलाहट से ऐसा लगा जैसे पूरा कैंपस खिलखिला उठा। देख तो कैसे भागा जा रहा है। हंसते हुए ही श्रुति ने चिल्ला कर कहा, रुद्र आई लव यू! लेकिन रुद्र अपने आप से बात करता हुआ भागा जा रहा था। मुझे पता है श्रुति, मुझे पता है तुमने ऐसा करके कईयों का दिल तोड़ा है। मैं किसी लूजर आशिक की कैटेगरी में नहीं आना चाहता। रुद्र तेज दौड़ता हुआ सीधा हॉस्टल भाग गया।
श्रुति ये देखकर हंसे ही जा रही थी। रुद्र, आई लव यू, रुद्र, आई लव यू। रुद्र को श्रुति की वो आवाज यहाँ महाभारत काल में भी सुनाई दे रही थी। तभी उसके कानों में वापस श्रुति की आवाज गूंजी, रुद्र, ओ रुद्र, रुद्र। और श्रुति की आवाज ने उसे अपने कॉलेज के दिनों से वापस महाभारत काल में ला दिया। श्रुति के पास उसके लिए अब सिर्फ उसका नाम बचा हुआ था। आई लव यू गायब था। रात होने को है, यहीं रहोगे क्या? श्रुति ने सवाल पूछते हुए कहा। आया। रुद्र उस पेड़ को निहारते हुए वहां से निकला। उसने अपने आप से कहा, श्रुति तुम्हें शायद याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है हमारे प्यार का पहला दिन। हमारी कहानी इसी पेड़ के नीचे से शुरू हुई थी और ये पेड़ यहाँ भी है। मतलब तुम्हें वापस से मुझे आई लव यू तो बोलना ही पड़ेगा। अपने आप को कॉन्फिडेंस देता रुद्र पांडवों की ओर बढ़ा कि तभी उसे जैसे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई। एक पल के लिए वो चौंक गया। ये आवाज किसी है? फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, अब जंगल है तो ऐसी आवाजें तो आएंगी ना। रात होने को है, चलो बेटा जल्दी से कुटिया की तरफ चलो। रुद्र अपने आप को समझाते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन वो गुर्राने वाली डरावनी आवाज पास की झाड़ियों से लगातार आ रही थी और रुद्र के वहां से जाते ही दो लाल बड़ी बड़ी आंखें उसे खा जाने वाले अंदाज में घूर रही थी। इधर जंगल के इस छोर से कर्ण और दुर्योधन ने भी जंगल में प्रवेश किया। दुर्योधन जंगल को देखे जा रहा था। मित्र कर्ण, ये जंगल तो अजीब प्रतीत होता है। इस डरावने जंगल में वो दो मनुष्य जीवित भी होंगे? कहीं किसी जंगली जानवर का भोजन तो ना बन गए होंगे दोनों? मित्र दुर्योधन, अब आ गए हैं तो उन्हें ढूंढने का एक प्रयास तो बनता है, और उस प्रयास में यदि वो जीवित हुए तो मेरा प्राण और तुम्हारा प्रेम दोनों मिल जाएगा। कर्ण की बातें सुनकर दुर्योधन की आंखों में जैसे श्रुति का वो चेहरा तैर गया। मित्र कर्ण, अद्भुत सुंदरी है वो। यदि वो जीवित मिली तो मैं तुम्हें अपने समीप का राज सिंहासन दे दूंगा। श्रुति को याद करता दुर्योधन उसकी याद में खोता चला गया। सुंदरी, तुम मेरी हो। आओ मित्र दुर्योधन, उन्हें ढूंढते हैं। कर्ण ने दुर्योधन के सपने को तोड़ते हुए कहा। दुर्योधन और कर्ण एक साथ उस काली भयानक रात में जंगल के अंदर घुसते चले गए। इधर उन्हें भी वो बड़ी लाल लाल आंखें घूर के देख रही थी और गुस्से से हुर्रा रही थी। जंगल में श्रुति और रुद्र को ढूंढते हुए दुर्योधन ने कर्ण से कहा, मित्र वो सुंदरी मुझे चाहिए किसी भी युक्ति द्वारा, और उस लड़के का सर तो मैं इसी गदा से तोड़ूंगा। वो मेरा शिकार है मित्र, उसे तो मैं ही मृत्यु के समीप पहुंचाऊंगा। क्रोध में कर्ण ने कहा। तभी उन दोनों को जंगल में एक ओर से धुआं उठता दिखाई दिया। दुर्योधन ने उस धुएं को देखते हुए कहा, मित्र कर्ण, वो वहां देखो। दोनों उस ओर बढ़े जहां से धुआं उठ रहा था। इधर पांडवों की कुटिया में धुआं बढ़ता ही जा रहा था। कर्ण और दुर्योधन के आने से अनजान यह मिट्टी के चूल्हे पे जंगली लकड़ियों द्वारा श्रुति खाना बना रही थी। उसे परेशान देख रुद्र भी परेशान हो उठा। उसने अपने आप से कहा, मना किया था माता कुंती ने, लेकिन पता नहीं इसे हो क्या गया है। मेरी गलती की सजा ये खुद को क्यों दे रही है। इधर चूल्हे की लकड़ियां जल कम और धुआं ज्यादा कर रही थी। माता कुंती तब श्रुति को बड़े प्यार से देखते हुए बोली, पुत्री मैंने कहा था मैं कर लेती हूँ, तुम छोड़ दो। इधर श्रुति ने चूल्हे में फूंक मारते हुए कहा, मैं कर लूंगी माता कुंती। श्रुति जोर जोर से फूंक मारने लगी, लेकिन धुआं जस का तस था कि तभी उसकी फूंक के साथ साथ एक फूंक और जुड़ गई। रुद्र भी श्रुति की फूंक के साथ अपनी फूंक मिला रहा था और दोनों की फूंक ने अपना काम कर दिया, यानी आग जल गई। चाहो तो थैंक यू बोल सकती हो। रुद्र ने श्रुति से कहा, जहन्नुम टू यू। श्रुति ने गुस्से में कहा, विद यू देन यू आर वेलकम। श्रुति की आंखों में धुएं की वजह से आंसू आ गए थे। ये देख रुद्र ने श्रुति की तरफ अपने कपड़े का एक हिस्सा बढ़ा दिया। अपनी आंखें तो पोंछ लो। श्रुति की आंखें धुएं की वजह से लाल हो चुकी थीं और उसमें भी उसने रुद्र को गुस्से से देखा।
कितने चीप हो ना तुम। इतनी बेइज्जती के बाद तो कोई भी निकल जाता। अरे मोराल जिंदा है कि वो भी मर गया है तुम्हारा। श्रुति का ये कहना था कि रुद्र का चेहरा उदास हो गया। एक ही तो गलती की है श्रुति, उसे गलती नहीं गुनाह कहते हैं। श्रुति ने गुस्से में रुद्र से कहा, अब जाओ और कहीं से पानी लेकर आओ, पीने का पानी कम पड़ जाएगा। श्रुति जैसे किसी भी तरीके से रुद्र से दूरी बनाना चाहती थी। रात इस जंगल में, उस काली रात को देखकर रुद्र ने धीमे से कहा, पानी भीम ला देगा यहीं पास की झील से। राजमाता कुंती श्रुति से बोली, नहीं कुंती मां, इसे बहादुर बनने दीजिए, काम नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे। वैसे भी हमारे यहाँ घर के सबसे छोटे बच्चों से ही काम कराया जाता है, और यहाँ सबसे छोटे हम दोनों ही तो हैं। मैं खाना बना रही हूँ और ये पानी लाएगा। श्रुति ने जैसे रुद्र से बदला लेने वाले अंदाज में कहा। रुद्र ने श्रुति की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा, जी माता कुंती, मैं अकेला ही जाऊंगा झील से पानी लेने। अगर किसी की यही ख्वाहिश है तो मेरा फर्ज है कि मैं उसे पूरा करूं। पांडवों को कुछ समझ नहीं आया कि रुद्र ने क्या कहा। श्रुति ने उसकी तरफ अजीब नजरों से देखते हुए कहा, डिस्गस्टिंग। इधर जंगल में दुर्योधन और कर्ण उस धुएं के करीब पहुंच रहे थे। मित्र, ये क्या है? दुर्योधन ने उस अजीबोगरीब पेड़ को देखते हुए कर्ण से पूछा। कर्ण को दूर एक पेड़ दिखा जहां से वो धुआं निकल रहा था। मित्र कर्ण, ये तो अजीब पेड़ है, ना कहीं आग लगी है ना कुछ और है, फिर भी धुआं निकल रहा है। कहीं वहां कोई मायावी राक्षस तो नहीं है? मित्र दुर्योधन, ऐसे कई पेड़ यहाँ इस जंगल में हैं जो रात को धुआं उगलते हैं। इस जंगल से मैं वर्षों से परिचित हूँ। यक्षों, गंधर्वों, साधुओं के साथ साथ राक्षसों का भी वास है यहाँ। लेकिन कर्ण और दुर्योधन दोनों साथ हैं, तो उनमें से किसी की हिम्मत नहीं कि हमें कोई नुकसान पहुंचाए। कर्ण का यह कहना ही था कि तभी पीछे से वही डरावनी गुर्राने वाली आवाज फिर से सुनाई दी और जंगल का माहौल उस गुर्राहट के साथ बदलने लगा। जो कोई भी है सामने आ जाए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ पीठ किए सामने गुर्राने वाले को ललकारा। दुर्योधन ने अपनी गदा और कर्ण ने अपने धनुष बाण तान लिए, लेकिन काफी देर तक वहां कोई नहीं आया। फिर माहौल शांत हो गया। वहम हो सकता है मित्र, दुर्योधन ने बेफिक्री से कहा। मुझे भी ऐसा लग रहा है। कर्ण ने फिर भी चौकन्ना रहते हुए कहा, जैसे उसे कुछ आभास तो हो ही गया था। दोनों यहाँ से रुद्र और श्रुति को ढूंढते हुए आगे बढ़े। उधर पानी लेने के लिए रुद्र झील की तरफ जाने लगा तो उसका ध्यान इस डरावने जंगल में चारों तरफ था। उसे डर भी लग रहा था। श्रुति, मैं जानता हूँ कि वो गलती हुई मुझसे, लेकिन तुम्हें कैसे समझाऊं कि उस रात के बारे में मुझे कुछ याद भी तो नहीं है। फिर रुद्र अपने आप को कोसने लगा। किसने कहा था रुद्र तुझे देवदास बनने के लिए उस दिन? कहीं तेरी भी जिंदगी उस देवदास की तरह ना हो जाए जिसे ना तो पारो मिली और ना ही चंद्रमुखी। कुछ उपाय सोच रुद्र। श्रुति ऐसे तो मानने से रही। तभी उसे ध्यान आया कि उसे सबसे पहले तो झील से पानी लाना था। अपने आप को तसल्ली देने के बाद उसकी नजर झील को ढूंढने लगी। भीम भैया इधर ही तो आते थे पानी लेने। कहाँ है, कहाँ है? अभी वो सोच ही रहा था कि वही गुर्राने वाली आवाज वापस आने लगी और रुद्र की हालत खराब होने लगी। ये तो वही आवाज है, मतलब डर के मारे रुद्र की हालत खराब होने लगी। वो पीछे देखना भी नहीं चाहता था। लगता है जंगल का खेल शुरू हो गया है। तभी उसे सामने कुछ दिखा, झील जैसा ही। गुर्राना अब और तेज हो गया था। तभी उसे लगा कि ठीक उसके पीछे कोई खड़ा है। उसके गुर्राने की आवाज उसके कानों के ठीक पास थी और वो वहीं ठहर गया। इधर अपनी लैब में बैठे प्रोफेसर शास्त्री ने जैसे ही ये देखा, उन्होंने चिंता में अपना सर पकड़ लिया। ये क्या किया रुद्र तुमने? उस झील की तरफ नहीं जाना चाहिए था। इधर रुद्र जैसे भूत बने खड़ा था और उसके ठीक पीछे एक विशालकाय जीव खड़ा था, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें लिए। आखिर प्रोफेसर क्यों नहीं चाहते थे कि रुद्र उस झील की तरफ जाए? वो लाल बड़ी बड़ी आंखें लिए जीव आखिर था कौन?